नमस्कार दोस्तों। इन्वायरमेंट थ्रू पीवाईक्यू की आज हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम कुछ और पीवाईक्यूज को देखेंगे और ये पीवाईक्यू भी बेसिक से संबंधित है। इकोलॉजी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनसे संबंधित। तो लास्ट क्लास में भी हम क्वेश्चन को देख चुके थे, लेकिन इस क्वेश्चन पर हमें डिटेल में बात करने की जरूरत है, क्योंकि जो महासागरीय खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चेन है, उससे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन ले रहा है। कभी फाइटोप्लैंक्टन से, कभी जू प्लैंक्टन से, कभी पूछ रहा है कि प्लैंक्टन्स में क्या क्या शामिल है, कभी प्राइमरी प्रोड्यूसर पे पूछ लेता है। तो बार बार इस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसे डिटेल में देख लेते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, जूप्लैंक्टन्स क्या है, किस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला काम करती है। तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार करें। पहला है कोपेपोड्स, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा है डाइटम, चौथा है फोरामिनीफेरा। और लिखा है कि उपयुक्त में से कौन महासागरों की खाद्य श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है, मतलब कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का अर्थ होगा जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी। तो पूछ रहा है कि महासागरीय खाद्य श्रृंखला में इनमें से कौन है जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो यहां पर हमें ओशैनिक फूड चेन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं ओशैनिक फूड चेन की बात करूं, पहले हम उस पर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं महासागरीय खाद्य श्रृंखला की बात करूं, तो यहां पर जो सबसे पहले आते हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये एक सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटे छोटे शैवाल हैं एक तरह के। और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। तो इसीलिए इनके आगे नाम लगा फाइटो, पादप प्लवक। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। लास्ट क्लास में हम फूड चेन पे बात कर चुके हैं कि प्रोड्यूसर किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। तो ये C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बनाएंगे फाइटोप्लैंक्टन, और इनको खाएंगे आपके जूप्लैंक्टन। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इन पर निर्भर है। तो फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर है जूप्लैंक्टन, जंतु प्लवक, और इनको खाएंगी छोटी मछलियां, और इन छोटी मछलियों को खाएंगी बड़ी मछलियां, और फिर लास्ट में जो होंगी वो सबसे बड़ी मछलियां, जैसे शार्क। तो अगर यहां पर देखें तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं फाइटोप्लैंक्टन, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए आपके जूप्लैंक्टन, और फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ये सब मछलियां जो बीच की हैं वो सब आएंगी, और टर्शरी कंज्यूमर्स में हमारा जो लार्जेस्ट प्रीडेटर है वो आएंगे शार्क। तो इस तरह से जो ओशैनिक फूड चेन है वो चलती है फाइटोप्लैंक्टन्स पर। ये हैं जो अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं, और फिर पूरी की पूरी फूड चेन इस पर निर्भर है। लेकिन इतना फाइटोप्लैंक्टन्स का नॉलेज होने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन कौन शामिल है। और फिर ये जूप्लैंक्टन्स पर भी हमें पता होगा कि वो कभी इससे क्वेश्चन ले रहा है, कभी यहां से क्वेश्चन ले रहा है। तो अगर मैं फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करूं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर ये है कि 5 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें इसके अंदर याद रखने हैं। देखो सबसे पहला है साइनोबैक्टीरिया। ये भी एक तरह का शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं जिसे, नील हरित शैवाल। तो जो शैवाल है ये अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ये साइनोबैक्टीरिया, इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार यूपीएससी में, इनमें से कौन सा है जो अपना भोजन खुद बनाता है, और उसमें उसने ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं लिखा, ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह उसने लिख दिया साइनोबैक्टीरिया। और स्टूडेंट को कंफ्यूजन होने लगता है कि बैक्टीरिया अपना भोजन खुद नहीं बनाता। तो याद रखना, इस साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, और ये अपना भोजन खुद बनाता है, एक स्वापोषी है। दूसरा देखो ये डाइटम्स है। डाइटम आपने पढ़ा होगा ओशन में, हम ओशैनिक डिपॉजिट पढ़ते हैं, महासागरीय निक्षेपों में, तो वहां पर ऊज पढ़ते हैं। तो सिलिकस ऊज जो होते हैं, सिलिका का जो वो छोटे छोटे खोल होते हैं, वो इस डाइटम के होते हैं। इसके चारों ओर सिलिका का खोल पाया जाता है इस डाइटम के। तो ये भी बहुत ही छोटे क्या है, पादप प्लवक हैं, शैवाल टाइप के हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और इसी से मिलते जुलते होते हैं डायनोफ्लैजिलेट। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, डाइटम, डायनोफ्लैजिलेट। और फिर देखो ग्रीन एल्गी आ गया, ये अपना शैवाल खुद, अपना भोजन खुद निर्माण करेंगे। और इसके बाद आता है कोकोलिथोफोर्स। इनके चारों ओर कैल्शियम का आवरण पाया जाता है।
तो फाइटोप्लैंक्टन्स में हमें इन 5 नाम को तो जरूर याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, ग्रीन एल्गी और अब इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं इस पर। देखो इस पे लिखा है साइनोबैक्टीरिया और डायटम। देखो यहां पर साइनोबैक्टीरिया और डायटम 2 है, तो ये तो बात सीधी सीधी क्लियर होगी, 2 और 3 होंगे। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ये 2 और 3 सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा, ये है। लेकिन अभी हमें इनके बारे में भी बात करनी होगी कि ये कोपेपोड्स कौन है, फोरामिनाफेरा कौन है ये। कि कभी इनसे क्वेश्चन आ रहा है, कभी साइनोबैक्टीरिया से आ रहा है, कभी डायटम पूछ रहा है, कभी अभी आगे और क्वेश्चन देखेंगे उनमें कुछ और जीवों का, जेलीफिश का नाम है। तो हमें ये जू प्लैंक्टन्स है सब, तो हमें अब जू प्लैंक्टन्स पे भी बात करनी पड़ेगी, जंतु प्लवक क्या होते हैं, देखो उसके बात करते हैं। देखो ये हमने सब देख लिया है कि कौन कौन से हैं। डायटम हमने देख लिया, ये माइक्रो एल्गी हैं और इनके चारों तरफ सिलिका का खोल मिलता है, ये लिखा, ये सिलिका का इनके चारों तरफ आवरण पाया जाता है। फिर डायनोफ्लैजिलेट है, ये भी यूनिसेलुलर एल्गी हैं, शैवाल हैं। इसके बाद आता है ग्रीन एल्गी। इसके बाद देखो ये रहा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और फिर लास्ट में कोकोलिथोफोर आता है, जिनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल मिलता है। तो ये आपके थे फाइटोप्लैंक्टन। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जू प्लैंक्टन्स की, जंतु प्लवक। ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखो ये क्रिल है, इस तरह का जीव होता है, छोटा सा, बहुत छोटा होता है, ये क्रिल है। ये जेलीफिश है, ये सब क्वेश्चन में आ चुके हैं, जेलीफिश आ चुका है। इसके बाद देखो ये रहा सी स्नेल। इसके बाद ये भी आया हुआ देखो कोपेपोड्स, और ये कोपेपोड्स है। इसके बाद आपको दिखेगा हाइपीडियस, इस तरह का। ये सारे के सारे, ये 5 नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, क्रिल, जेलीफिश, सी स्नेल, कोपेपोड्स और हाइपीडियस। ये आपको 5 नाम याद होने चाहिए जू प्लैंक्टन्स में, जंतु प्लवक में। 5 ही हमने याद किए फाइटोप्लैंक्टन में, और 5 ही हम इससे याद रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता रहता है। इसके साथ साथ हमें जू प्लैंक्टन्स के अंदर इनके समूह के नाम भी याद रखने हैं। तो कई जीवों का मिला के एक समूह होता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है कि उन्हें आसानी से उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए या आसानी से उन्हें पहचाना जा सके। तो कुछ कॉमन विशेषताओं के आधार पर उन्हें एक समूह में रख लिया जाता है। तो उस समूह का नाम भी आपको याद रखना है। कई बार फाइलम होता है, कोई ऑर्डर होता है, तो हमें उन सबको ध्यान में रखना है कि ये किसके हैं। मेन मेन आपको ध्यान रखना है, जू प्लैंक्टन किस किस श्रेणी में आते हैं, किस किस कैटेगरी में आते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं जू प्लैंक्टन की बात करूं, सबसे पहले आते हैं रेडियोलेरियंस। ये रेडियोलेरियंस भी जीवों का एक समूह है, ये प्रोटोजोन्स होते हैं। प्रोटोजोआ आपने सुना होगा क्लासिफिकेशन में। प्रोटोजोआ के अंदर आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम को, अमीबा को। तो इन सबको एक ही वर्ग में रखा जाता है, लेकिन उसके सभी जीव फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं होते हैं, जू प्लैंक्टन्स नहीं होते हैं, सॉरी। तो इस जो आपका रेडियोलेरियन समूह है, इसके कुछ जीव जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा जू प्लैंक्टन, ना कि सभी जीवों को। तो रेडियोलेरियन जो है वो भी इसके अंदर आते हैं, प्रोटोजोन होते हैं। इसके जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होंगे, जो रेडियोलेरियन के अंतर्गत आते होंगे, उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है आपका देखो फोरामिनीफोरा। ये भी देखो रेडियोलेरियन भी आपने ओशन डिपॉजिट में पढ़ा होगा, वहां पर रेडियोलेरियन और डायटम, ये दोनों के दोनों सिलिका फूस का निर्माण करते हैं। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये भी सिलिका का खोल बनाता है रेडियोलेरियन। और हमने अभी फाइटोप्लैंक्टन में पढ़ा था डायटम। और याद रखो ये आर और डी से याद रहता है, रेडियोलेरियन और डायटम, इनके खोल सिलिका के बने होते हैं। और सिलिका युक्त निक्षेपों का, डिपॉजिट्स का निर्माण यही दोनों जीव करते हैं, रेडियोलेरियन और डायटम। अब आते हैं फोरामिनीफोरा पे। देखो फोरामिनीफोरा भी एक समूह है जो हमें याद रखना है। इसके जीव भी जू प्लैंक्टन के अंदर आते हैं, और इनके जो जीव हैं, इनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का खोल पाया जाता है। और ये कैल्शियम युक्त अवसादों का, या यूं को डिपॉजिट्स का, निक्षेपों का निर्माण करते हैं। तो ये भी याद रखना है फोरामिनीफेरा। तो याद रखना, ये इनके चारों तरफ कैल्शियम का खोल पाया जाता है। इसके बाद आते हैं डायनोफ्लैजिलेट। अब देखो डायनोफ्लैजिलेट्स
ट्रॉफिक है, मतलब ये जू प्लैंक्टन में भी आते हैं और फाइटोप्लैंक्टन में भी आते हैं, दोनों कैटेगरीज में इन्हें रखा जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स को। कुछ ऐसे जीव होंगे जो फाइटोप्लैंक्टन में आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जू प्लैंक्टन। तो ये क्या है, दोनों में इनको शामिल किया जाता है। फिर अगला जो समूह आपको याद रखना है, निडेरियंस। निडेरिया आपने सुना होगा, कोरल, कोरल का जो पॉलिप होता है वो इस निडेरिया वर्ग का होता है, सिलेंट्रेटा वर्ग भी कह देते हैं। तो आपको याद रखना है ये निडेरिया या सिलेंट्रेटा समूह से संबंधित है। इसी का संबंधित जीव है जेलीफिश, जो आपको याद रखना है। तो जेलीफिश है, ये एक जूप्लैंक्टन है। इसके साथ साथ देखो और भी कई सारे जीव हैं, लेकिन जो आपको जूप्लैंक्टन में याद रखना है वो जेलीफिश है। इसके अलावा इस समूह से संबंधित है सी एनिमोन, आपने सुना होगा, कोरल, हाइड्रा। कोरल भी इसी वर्ग से, ये भी यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया है कि कोरल किस समूह से संबंधित है, तो वो निडेरिया से है, सिलेंट्रेटा से संबंधित है। और इनकी खास विशेषता है कि इनके दंश कोशिकाएं में स्टिंग सेल्स मिलती हैं इस निडेरियन वर्ग में। इनमें दंश कोशिकाएं होती हैं, स्टिंग सेल्स पाई जाती हैं। तो इसमें से हमें याद रखना है जेलीफिश। तो देखो समूहों के नाम अगर बात करें तो रेडियोलेरियंस हो गया, फोरामिनीफेरा हो गया, डायनोफ्लैजिलेट हो गया, निडेरियंस हो गए। इसके अलावा कुछ क्रस्टेशियंस भी होते हैं, ये भी एक समूह है। तो ये आर्थ्रोपोडा समूह, आपने इंसेक्ट वर्ग सुना होगा जिसमें इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, उस समूह को आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। तो उसी का एक भाग है क्रस्टेशियंस। और इसके अंदर जो जीव है वो है आपके क्रेल और कॉपेपोड्स के अंदर पाए जाते हैं, जो जू प्लैंक्टन्स की अभी हमने देखा, क्रेल और कॉपेपोड्स। देखो ये कॉमन नाम है जो याद रखने हैं। तो अभी तक हमने देखा, जेलीफिश को देख लिया, क्रिल को देख लिया, कॉपेपोड्स को देख लिया, रेडियोलेरियन देख लिया, डायनोफ्लैजिलेट्स जो कि दोनों में मिलते हैं वो भी देख लिया, फोरामिनीफेरा देख लिया। इसके बाद देखो कुछ कोऑर्डेट्स आते हैं और कुछ मोलस्का आते हैं। तो याद रखना कि मोलस्का, कोऑर्डेट्स, क्रस्टेशियंस, निडेरियंस, डायनोफ्लैजिलेट्स, फोरामिनीफेरा और रेडियोलेरियंस, ये समूह है जो आपको नाम इनके याद रखने हैं कि ये जू प्लैंक्टन के अंतर्गत आते हैं। और इनमें से जीवों के जो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, हाइपेडियस को रखना है, कॉपेपोड्स को रखना है, सी स्केल रखना है, क्रिल और जेलीफिश, इतनों से काम चल जाएगा। और यहां से मैं भी आपको और क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। तो अगर मैं यहां बात करूं इस क्वेश्चन की दोबारा, यहां पर, तो यहां पर देखो कॉपेपोड्स अभी हमने पढ़ा, ये एक जू प्लैंक्टन है तो ये बाहर हो गया। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया हमने देख लिया कि ये फाइटोप्लैंक्टन में आता है, डाइटम है ये भी फाइटोप्लैंक्टन में आता है। फोरामिनीफोरा, देखो ये समूह का नाम आ गया फोरामिनीफोरा, जीव का नाम नहीं दिया, उस समूह का नाम दे दिया जो हमने अभी देखा था। तो ये भी किस में आ गया, जू प्लैंक्टन में आ गया। तो हमें जीवों के भी नाम याद रखने हैं और किस समूह से वो संबंधित है ये भी हमें ध्यान में रखना होगा, तब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो और क्वेश्चन दिखाता हूं, धीरे समझ में आएगा। तो हमने यहां पर ओशनिक फूड चेन या ओशन फूड चेन को देख लिया, फाइटोप्लैंक्टन देख लिया, जू प्लैंक्टन देख लिया, उनके एग्जाम्पल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखो यहां लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता के संदर्भ में, तो इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में। प्रोडक्टिविटी हमने देखा था कि जो स्वपोषी होते हैं उनके द्वारा निर्मित जो भोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी उत्पादकता या इकोसिस्टम की उत्पादकता में। समुद्री अपवेलिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जो अपवेलिंग जोन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। यहां पर देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the, कि ये क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं उत्पादकता को बढ़ाने में। अब आगे ऑप्शन देखते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, कि ये सरफेस पर डिकम्पोजर्स को लाते हैं। दूसरा, पोषक तत्वों को सतह पर लाते हैं, सरफेस पर लाते हैं। तीसरा, नीचे रहने वाले जीवों को सतह पर लाते हैं, सरफेस पर लेके आते हैं। और इनमें से कह रहा है कौन सा सही है, एक दो सही है, केवल दो सही है, दो और तीन सही है, और केवल तीन सही। अब देखो यहां पर अपवेलिंग जोन की बात करते हैं।
अपवेलिंग जोन में क्या होगा? अपवेलिंग जोन तरह से, ये मान लो कि हम कोई ओशन की बात कर रहे हैं, तो ओशन में क्या होगा कि इस क्षेत्र में मान लो यूं पानी ऊपर की ओर आ रहा है तो इसे बोलते हैं अपवेलिंग। ये है अपवेलिंग। और यहां पर पानी नीचे की ओर जाएगा तो इसे कहेंगे डाउनवेल। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि अगर यहां पर पवन इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही हो, विंड फ्लो कर रही है, यहां पर मान लो विंड तो फ्लो कर रही है, तो पवन इस तरह से प्रवाहित होगी तो ये यहां पर सरफेस वाटर को ऐसे ड्रैग करती है, अपने साथ खींच कर ले जाती है। तो जब ये सतह के पानी को अपने साथ लेकर जाएगी तो यहां का पानी हटके इधर आ जाएगा। तो जब ये पवन ने अपने घर्षण के माध्यम से इस सरफेस के पानी को यहां ला तो यहां पर पानी कमी हो जाएगी, यहां से पानी हट जाएगा, इसकी जगह लेने से नीचे से पानी ऊपर आएगा। ये पवन चली, इसने इस पानी को ऊपर के खींच के इस तरफ ले आई, ड्रैग करके यहां ले आई, तो यहां पर नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा क्योंकि सरफेस का पानी इधर मूव कर गया। और जब यहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो इसका लेवल ऐसे बढ़ जाएगा, ये इस तरह से एक लेवल बन जाएगा, इस तरफ स्तर बढ़ गया और इस तरफ जल स्तर नीचा हो जाएगा। तो अब ये यहां पर पानी है वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देगा, तो इससे बोलते हैं हम डाउन, इसका अवतलन होने लगेगा, ये पानी नीचे बैठना स्टार्ट कर देगा, इसे कहा जाता है डाउन वेलिंग। तो जहां से पानी हटा वहां हुई अपवेलिंग और जहां पानी नीचे बैठा वहां हुई डाउन वेलिंग। अब देखते हैं यहां पर जब यहां अपवेलिंग हो रही है तो ये नीचे से यहां पर जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको ये सरफेस पर ले आएगा, पोषक तत्वों को। तो जब पोषक तत्व सरफेस पर आएंगे तो मान लो कि जब ये पोषक तत्व सरफेस पर आए तो यहां पर जब पोषक तत्व आएंगे जब अपवेलिंग के साथ, इनको यूज करेंगे फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक, क्योंकि ये इनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। प्लांट हैं तो इनको पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इनको जब यूज करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक, तो इनकी संख्या में वृद्धि होगी। और अगर फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाएंगे, पीपी बढ़ेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी जूप्लैंक्टन्स की भी, क्योंकि ये इन पर निर्भर है। वो खाद्य की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा मिलेगी तो इनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, और इनकी संख्या बढ़ेगी तो स्मॉल फिशेस भी बढ़ जाएंगी, छोटी मछलियों की संख्या बढ़ जाएगी, और फिर इनकी संख्या बढ़ेगी तो आगे बड़ी मछलियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग निचले भाग से जो ओशन का बॉटम है वहां से पोषक तत्वों को सरफेस पर ले आते हैं। अब जब पोषक तत्वों को सरफेस पर लाते हैं तो पादप प्लवक उनका यूज करते हैं, और पादप प्लवकों की संख्या जब बढ़ेगी तो जूप्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ेगी। इस तरह से ये उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में तो क्या लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री अपवेलिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समुद्री उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं कि ये पोषक तत्वों को सतह पर लेकर आते हैं। ये इसका ऑप्शन होगा पर तो अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नीचे रहने वाले जीवों को सतह पर लाते हैं, इससे भी कोई उत्पादकता पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? जब पोषक तत्व बढ़ेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन अपने भोजन का निर्माण करेंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये इसका ऑप्शन होगा केवल दो, तो यहां पर होगा ये बी केवल। तो ये भी क्या था, ओशन फूड चेन से संबंधित एक तरह का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, देखो ज्योग्राफी और इसने एनवायरमेंट दोनों को जोड़ दिया। अब यहां पर कुछ इजी क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं, यूपीएससी में आया हुआ है 2013 में। देखो यहां पर लिखा है घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम है। मतलब वो कह रहा है कि इनमें क्या सीक्वेंस है, घटता हुआ सीक्वेंस पूछ रहा है, उत्पादकता का पूछ रहा है कि उत्पादकता का घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो यहां पर देखो ऑप्शन देखते क्या क्या चीजें ले रखी हैं उसमें। तो सबसे पहले देखो महासागर है, यहां पर ओशन की बात कर रहा है। दूसरा लेक्स हैं, झीलें हैं, घास के मैदान है और मैंग्रोव है। इन चार चीजों में वो कंपेयर कर रहा है, महासागरों, झीलों, घास के मैदान और मैंग्रोव,
इनका आप सीक्वेंस लगाइए उत्पादकता के क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो अब हम इसको देख लेते हैं, पहले भी इसको समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे। तो अगर मैं इस तरह का एक डायग्राम बना लूं, ये मान लो ओशन है और यहां पर तट के पास बना लेता हूं कि ये मैंग्रोव है, और ये आपका सॉरी ओशन है, ये आपका यहां पर तो वो कह रहा है कि इसकी उत्पादकता मैंग्रोव की और फिर लेक की और घास के मैदान। तो घास मैं यहां बना लेता हूं, ये ग्रासलैंड्स है, और लेक की इसके बाद समझाऊं। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो उत्पादक हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। यहां पर जो उत्पादक होंगे वो पीपी होंगे, फाइटोप्लैंक्टन। और यहां पर देखो ये पेड़ है, वृक्ष है, मैंग्रोव। अब एक चीज बताओ कि ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनका पहला तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो ये अपने अंदर स्टोरी बहुत कम कर पाएंगे। जबकि पेड़ों का साइज बहुत बड़ा है, तो ये अपने अंदर जिनका निर्माण ज्यादा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर इनकी ज्यादा होती है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का एक तो साइज बहुत छोटा होता है, तो ये ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाते, ये अपने अंदर भी ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते। जबकि ये अपने अंदर ज्यादा भोजन को स्टोर करते हैं C6H12O6 के रूप में। इनकी प्रकाश संश्लेषण की दर भी ज्यादा होती है, जबकि इनकी प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। इसके अलावा देखो ये जो मैंग्रोव का क्षेत्र है, ये बिल्कुल क्या स्थल के पास है, तो यहां पर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई काफी रहती है, पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। लेकिन जो ओशन है, महासागर है, यहां पर पोषक तत्वों की उपलब्धता नहीं रहती है ज्यादा। उसका रीजन क्या है? पोषक तत्व धीरे धीरे बॉटम पर सेटल हो जाते हैं यूं। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, इनको जीवित रहने के लिए प्रकाश चाहिए, ये सबसे ऊपर की लेयर में होंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो सब ऊपर की लेयर में होते हैं, और पोषक तत्व जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे धीरे धीरे। इसीलिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, जहां पर अपवेलिंग होती है वहां पर उत्पादकता ज्यादा होती है। इसका रीजन कि जहां अपवेलिंग होगी, जो ये पोषक तत्व यहां पर नीचे बैठ गए थे, वो अपवेलिंग की वजह से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होगा, पोषक तत्व जब नीचे बैठ जाएंगे तो इनके लिए पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे, तो इनका उतना डेवलपमेंट नहीं होगा, इनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो यहां पर जो ओशन है, यहां की उत्पादकता का कम होने का एक रीजन है कि यहां पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, तो पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी, इनका साइज छोटा होता है, तीसरा इनकी प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम होती है। इस वजह से जो ये है, तीसरा एक और पॉइंट देख सकते हैं कि यहां पर जो सनलाइट है बहुत ही कम भाग में जा पाती है। आपने सुना होगा सिर्फ 200 मीटर तक ही मेनली ज्यादा प्रकाश उपलब्ध रहता है। तो प्रकाश बहुत जब गहराई तक नहीं जाएगा, तो इसके ऊपरी सिर्फ भाग में ही ये फाइटोप्लैंक्टन्स का डेवलपमेंट होता है, बाकी सारे पार्ट में ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं। इस वजह से भी ओशन की जो उत्पादकता है वो कम होती है। तो कई सारे फैक्टर्स की वजह से। तो पहला फैक्टर मैंने भी आपको बताया कि इनका साइज छोटा है, दूसरा इनकी प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम होती है, तीसरा यहां पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, चौथा यहां पर प्रकाश ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाता, इसलिए इसकी उत्पादकता ओशन की कम होती है इन मैंग्रोव की तुलना। इनका साइज बड़ा है, तट के पास है, तो यहां पर पोषक तत्वों की उपलब्धता रहती है। तीसरा इनकी खुद की एक कैपेसिटी है कि इनका प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें ज्यादा होती है। इनका साइज बड़ा है तो ज्यादा बायोमास को स्टोर करते हैं। तो ये सब विशेषताएं होती हैं मैंग्रोव की, इसलिए इसकी ज्यादा होती है। अब इनके कंपेयर करें, देखो पहला तो ओशन से हमने लगा लिया कि ओशन की कम हो गई, और फिर हमने लगा लिया मैंग्रोव की ज्यादा है ओशन के कंपेरिजन। अब इनके तुलना में ग्रासलैंड की भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये भी लैंड पर है, इकोसिस्टम में। तो इट मींस ग्रासलैंड भी यहां पर आ गया, तो ओशन की कम हो गई। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, और यहां पर लेक है, इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर मैंग्रोव और ग्रासलैंड की बात करूं, तो ये नियम तो यहां पर भी लागू होता है। ग्रासलैंड का साइज, ग्रासेस का साइज छोटा होता है,
ये ज्यादा बायोमास को स्टोर नहीं कर पाती हैं, तो इनमें न्यूट्रिएंट की मात्रा इनको ज्यादा उपलब्ध होती है मैंग्रोव को इनके कंपैरेटिवली। इसलिए इन दोनों में भी अगर देखा जाएगा तो मैंग्रोव की सबसे ज्यादा होगी, इससे कम होगी ग्रासलैंड की। और यहां पर आ गया आपका ओशन। अब बचता है आपका कौन सा, लेक का। अब लेक के इकोसिस्टम को देख लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर लेक बना लूं इस तरह से, ये लेक है। अब लेक में क्या होगा, एक तो ये लैंड के बिल्कुल क्या है पास है, तो यहां से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इसमें पर्याप्त मात्रा में रहती है। तो जब इसको न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहेगी तो यहां पर पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों की मात्रा ओशन के कंपैरेटिवली ज्यादा है, सागरों की तुलना में ज्यादा है। तो सागरों की तुलना में अगर पोषक तत्व ज्यादा है तो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी उसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। दूसरा, जो ओशन है उसके अगर अनुपात में देखा जाए तो उसके बहुत कम छोटे भाग में ही प्रकाश पहुंच पाता है। ओशन की डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके ऊपरी 200 मीटर तो बहुत ही कम हुआ, उतने से भाग में ही प्रकाश की उपलब्धता रहती है। लेकिन इसकी डेप्थ के हिसाब से देखा जाए तो इसकी गहराई के कंपैरिजन में जो प्रकाश की जो उपस्थिति है वो ज्यादा रहती है, इसलिए इसकी उत्पादकता ओशन के कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है। तो यहां पर मेजर फैक्टर जो है वो है न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि यहां पर स्थल से, क्योंकि यहां पर देखो ये पूरा का पूरा एक तरह से झील है, तो चारों तरफ लैंड है इसके, और इसकी गहराई ज्यादा नहीं है और ना ही इसका कोई विस्तार बहुत ज्यादा है। तो यहां पर जो लैंड है वर्षा का जल के साथ घुल घुल कर इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आते रहेंगे, और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने की वजह से यहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स की मात्रा ज्यादा होगी और उनकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। तो अगर मैं यहां पर सीक्वेंस अब लगाऊं तो हमारा सीक्वेंस लगेगा, सबसे कम होगा ओशन का, फिर उससे ज्यादा होगा लेक का, उससे ज्यादा होगा ग्रासेस का, ग्रासलैंड का कह सकता हूं, और फिर होगा आपका मैंग्रोव। इस सीक्वेंस को हम देख लेंगे, यहां पर देख लेते हैं यहां कहां पे लगा है, देखो घटते हुए क्रम में है। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव, तो मैंग्रोव इन 2 में है, देखो यहां पर ये रहा। इसके बाद घास का मैदान, तो ये रहा। में तो महासागर आ गया, तो महासागरों में तो सबसे कम है, तो ये रहा महास झीलें और फिर महासागर। तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये रिपीट हुआ है, तो यहां पर 2013 में यूपीएससी में आया और 2021 में आरओ में आया है, यूपीसीएस के एग्जाम। तो देखो इसमें भी वही है, घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम है। तो वापस से वही सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। तो रिपीटेशन भी होता है क्वेश्चन का, ऐसा नहीं है। अब आते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। देखो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव से लेकर जीव मंडल तक के जैविक संगठन का सही क्रम है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्रम है। देखो यहां पर लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। कि जो जीव से लेकर बायोस्फीयर तक का जो क्रम है उसको वो पूछ रहा है। एक तरह से मैं अगर बात करूं तो हमने क्लास में पढ़ा है कि इकोलॉजिकल स्टडीज के लेवल होते हैं, अलग अलग स्तर पर जाकर हम इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं। एक जीव का भी अध्ययन किया जा सकता है। इकोलॉजी क्या है, किसी जीव का उसके पर्यावरण में अध्ययन, या जीवों का परस्पर या और उसके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन। तो कोई जीव है उसका उसके पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, उन रिलेशन का जो हम अध्ययन करते हैं वही होता है आपका इकोलॉजी। और उसमें अलग अलग लेवल है, एक जीव का कर सकते हैं, एक जाति का कर सकते हैं, एक समुदाय का कर सकते हैं, एक इकोसिस्टम का कर सकते हैं, एक बायोम का कर सकते हैं, फिर बायोस्फीयर पे पहुंच सकते हैं। तो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के कि किस लेवल पर जाकर हम उस स्टडी को करना चाहते हैं। तो उसका वो सीक्वेंस पूछ रहा है कि कहां से शुरू होता है और कहां तक पहुंचता है। तो आपने ये वाला डायग्राम, हमने जो मैंने सीरीज आपके लिए चलाई है एनवायरमेंट की, उसकी पहली क्लास में ये पढ़ाया मैंने कि कहां से शुरू होता है। सबसे पहले एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्तिगत जीव, इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनिज्म का उसके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन, तो सबसे नीचे जीव होगा। फिर उससे ऊपर का लेवल एक ही प्रजाति के जीवों का जनसंख्या, जिसे पॉपुलेशन कहते हैं, तो पॉपुलेशन का उसके एनवायरमेंट के साथ, तो पॉपुलेशन का अध्ययन कर सकते हैं जीव का। जीव उसके बाद पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का अर्थ होता है एक ही प्रजाति के जीव। तो एक ही प्रजाति के जीवों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो पॉपुलेशन में आएगा।
फिर बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी का अर्थ होता है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इलाके में या एरिया में जितनी भी प्रजातियां हैं उन सभी को उसमें शामिल किया जाता है। अर्थात कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें जितनी भी प्रजातियां हैं उसके समस्त जीवों को या उन सभी प्रजातियों को शामिल कर लिया जाता है कम्युनिटी में। अर्थात सभी जीव इसके अंदर शामिल हो जाएंगे किसी इलाके के। इनका अध्ययन किया जाता है कम्युनिटी में। इससे ऊपर का लेवल कम्युनिटी, तो सबसे नीचे इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, और इससे ऊपर का जो लेवल होगा वो होगा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक दोनों घटकों को शामिल किया जाता है। यहां तक देखो कम्युनिटी में हम अध्ययन कर रहे थे प्रजातियों का। किसी ज्योग्राफिकल इलाके में विभिन्न विभिन्न प्रजातियां, जितनी भी प्रजातियां वो आपस में किस तरह से इंटरेक्शन कर रही हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रही हैं। पॉपुलेशन में हमने पढ़ा था कि एक ही जाति के जीव आपस में किस प्रकार इंटरेक्शन करते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं यहां पॉपुलेशन में। यहां पर इकोसिस्टम में हम जैविक और अजैविक दोनों घटकों को पहली बार शामिल करते हैं। तो यहां पर जैविक घटक कम्युनिटी भी आएगा, प्लस उसके साथ अजैविक वातावरण भी आ जाएगा, एबायोटिक फैक्टर्स भी इसमें शामिल करेंगे। तो यहां पर इकोसिस्टम, और इससे ऊपर का जो होगा वो होगा बायोम। बायोम का अर्थ होता है किसी एक सिमिलर टाइप के क्लाइमेट में, कॉमन टाइप के क्लाइमेट में, कॉमन टाइप का एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है बहुत बड़े इलाके में, उसे कहा जाता है बायोम। जैसे इक्वेटोरियल रीजन में इक्वेटोरियल बायोम, डेजर्ट इलाके में डेजर्ट बायोम, सवाना में सवाना बायोम। तो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जो वहां के इकोसिस्टम को प्रभावित करती हैं। तो एक कॉमन टाइप के क्लाइमेट में कॉमन टाइप का जब इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है बड़े एरिया में, तो उसे कहा जाता है बायोम। तो यहां पर बहुत कई सारे इकोसिस्टम आपस में जुड़कर बायोम का निर्माण करते हैं, लेकिन सब लगभग कॉमन टाइप के होते हैं, तो उसे कहते हैं बायोम। और फिर आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का अर्थ हो गया कि जहां पर भी जीवन संभव है, जहां पर भी जीवन है, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। अर्थात ये सभी इकोसिस्टम का सम है, या सभी बायोम का जोड़ है बायो। तो ये लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमें यहां से शुरू होता है इंडिविजुअल से और जाता है बायोस्फीयर तक, और इसी को हमें यहां पर देखना था। तो देखो क्या कह रहा है, सबसे नीचे क्या कह रहा है, जनसंख्या। जनसंख्या के बाद देखो कौन सा आएगा, समुदाय। तो ये रहा समुदाय। फिर उसके बाद आएगा पारिस्थितिकी तंत्र, और फिर आएगा परिदृश्य, लैंडस्केप। जो विजिबल होता है, जहां तक हमें दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। तो ये इससे ऊपर का लेवल होगा। तो ये जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और परिदृश्य। और में देखो देखो जनसंख्या, परिदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, नहीं ये नहीं हो सकता। जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और इसके बाद समुदाय, समुदाय इससे पहले आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पर भी देखो उल्टा है, यहां पर समुदाय पहले है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र है, फिर जनसंख्या। देखो जनसंख्या पहले नहीं हो सकता इसके बाद। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी वाला। के बाद देखो क्वेश्चन है, पर्यावरण से तात्पर्य। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? तो पर्यावरण का अर्थ होता है वो सभी परिस्थितियां जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे रहते हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या होगा, वो सभी परिस्थितियां जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे होती हैं और उसे प्रभावित भी करते हैं, उसे बोलते हैं पर्यावरण। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखो, भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवरों की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर मौजूद है। हिंदी इंग्लिश में पढ़ो। द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड। जो चारों तरफ मौजूद है, तो हाँ बात सही है कि जो किसी जीव के चारों ओर मौजूद हैं, जैविक और अजैविक घटक। के बाद किसी निश्चित समय पर मनुष्य को घेरने वाली परिस्थितियों का योग, ये भी बात सही कह रहा है। देखो, द सम टोटल ऑफ कंडीशंस व्हिच सराउंड्स ह्यूमन बीइंग एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो चारों ओर से घेरे हुए हैं, वही बात को तो घुमा के फिर कह रहा है। तीसरा, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की परस्पर क्रिया प्रणाली जो आपस में जुड़ी हुई है, तो ये भी सब प्रभावित करता है। देखो, द इंटरेक्शन सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरलिंक्ड। ये सभी आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और यही सब चीजें हमें प्रभावित भी करती हैं किसी जीव को। तो ये भी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये। देखो, पीसीएस के इसलिए कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, पता लगे 3-4 क्वेश्चन को मिला के वहां से वो एक क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाए, क्योंकि यहां से भी तो हमें एक एक क्वेश्चन से नॉलेज मिल रही है। तो उन कई बार यूपीएससी क्या करता है, कई क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बना सकता है। ये पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है, तो हम यूपी के कुछ और कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो, इसके बाद का ये क्वेश्चन देखो, ये इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो कौन सा होगा, महासागर, घास का मैदान, वन और पर्वत। कौन है, महासागर।
सबसे बड़ा यही है। तो ये बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन था। ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा है ये। इसमें देखो लिखा, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों को अपघटक जीवों के रूप में जाना जाता है? कौन से डीकंपोजर है? तो जो लास्ट हमने क्लास की थी, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, उनमें मैंने फूड चेन पढ़ाया था, और फूड चेन में मैंने बताया था कि कौन से डीकंपोजर होते हैं। तो याद करो, उस ग्रेजिंग फूड चेन की मैं बात कर लेता हूं। चारण खाद्य श्रृंखला जो पादपों से शुरू होती है, ग्रेजिंग फूड चेन में, तो सबसे पहले यहां पर कौन से आते हैं? पादप आते हैं। प्लांट्स लिख दूं, ग्रीन प्लांट्स हो जाते हैं। प्लांट्स आते हैं सबसे पहले, और इन्हें हमने क्या बोला था? प्रोड्यूसर्स, उत्पादक होते हैं। सही है। इन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। इसके बाद कौन आएंगे? शाकाहारी, हर्बीवोरस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद कौन से आएंगे? शाकाहारी। और इसके बाद कौन आएंगे? मांसाहारी, कार्निवोरस। और ये अगर मैं कह दूं कि ये प्रोड्यूसर हैं, तो ये क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। और ये होंगे सेकेंडरी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और मैंने बताया था कि इन तीनों को, अगर तीनों में से किसी की भी मृत्यु होती है, तो इनको अपघटक विघटित कर देंगे। अपघटक, अपघटक, डीकंपोजर्स। अब डीकंपोजर क्या करेंगे? इनमें से किसी की भी अगर डेथ होती है, तो उन्हें तोड़ के वापस से सरल तत्वों में पहुंचा देंगे, वापस से वो रिसाइकलिंग कर देंगे एक तरह से। और यहां पर हमने बताया था कि यहां पर और बैक्टीरिया जो होते हैं वो ये काम करते हैं, ना कि वायरस करता है। कि वायरस इसलिए नहीं करता है कि वायरस किसी भी शरीर कोशिका के बाहर मृत रूप में होता है, वो जीवित नहीं होता, डेड होता है। जब वो शरीर में प्रवेश करता है, कोशिकाओं में प्रवेश करता है, तब वो लिविंग आइडेंटिटी लेता है। इसलिए वायरस को तो हम शामिल नहीं कर सकते। तो कौन बचा? फंगस और बैक्टीरिया, कवक और बैक्टीरिया, इनमें से शायद जीवाणु कहते हैं। तो ये इसके अंदर डीकंपोजर होंगे, और ये क्या करेंगे? इनको वापस से सरल तत्वों में, सिंपल एलिमेंट में तोड़ देंगे, और इन पोषक तत्वों को वापस से प्लांट एब्जॉर्ब कर देंगे, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेंगे। तो रिसाइकलिंग होती रहेगी, चक्र चलता रहेगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर देखो, यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो अपघटक है, डीकंपोजर है। तो कौन से होंगे बताओ? कवक होगा और बैक्टीरिया होगा। वायरस तो हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर के बाहर ये जीवित ही नहीं रहता है। तो यहां पर कौन सा होगा? 2 और 3 ऑप्शन देख ले, कौन सा? ये रहा, बी, 2 और ये भी क्या था? इजी था। लेकिन इसके लिए आपको पूरा समझ होना जरूरी है। देखो ये रही पूरी की पूरी फूड चेन। तो यहां पर देखो, ये ग्रास हो गया, घासें होगी, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इन्हें बोला प्रोड्यूसर्स। इसके बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया, जिसे आप टिड्डा कहते हो, ग्रास ऊपर। और इसके बाद कौन हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक। और इसके बाद इसको खाने वाला टर्शरी कंज्यूमर। और यहां पर लिखा कि इसकी डेथ हो जाएगी, तो इसको डीकंपोजर जो फंगी है या फंगस है और बैक्टीरिया है, वो इसको तोड़ के वापस से क्या कर देंगे? सरल तत्वों में तोड़ देंगे, जिनको वापस से ये प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब कर लेंगे। रिसाइकलिंग हो रही है ना मटेरियल की, इसे तो बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। और क्या होता है? वो यही तो होता है। ये बात समझ में आई सबको? अब इनमें से देखो, यहां पर तो सिर्फ यहां लगाया कि इसकी डेथ के बाद ये, इसकी डेथ होगी तो भी, इसकी डेथ होगी तो भी, और ये भी, इनमें से किसी की भी मृत्यु होगी तो वो क्या करेंगे? डीकंपोजर इनको तोड़ के वापस से सरल तत्वों में भेज। इसीलिए कहा जाता है कि डीकंपोजर किसी निश्चित क्रम में नहीं आते हैं फूड। इनको ये नहीं कहा सकता कि ये क्या आएंगे, ये टर्शरी कंज्यूमर के बाद आएंगे, ये यहां नहीं आते हैं, ये कहीं पर भी आ सकते हैं। कोई भी यहां से किसी की भी डेथ होगी तो उसको ये डीकंपोजर तोड़ देते हैं। डन है? क्लियर हुआ ये बात? चलूं आगे। तो ये था आपका कौन सा? ये वाला। अब अगला देखते हैं। देखो यहां पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखो यहां पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदभक्षी है? ठीक है, तो यहां पर देखो, उसने ओशियनिक फूड चेन को भी बीच में मिला दिया। जेलीफिश, अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे, जू प्लैंक्टन्स में कौन है? जेलीफिश था, वो शामिल कर लिया। फिर कुछ समुद्री जीव ले लिया और कुछ लैंड के ले लिए। तो आपको फाइटोप्लैंक्टन्स अगर पता है, जू प्लैंक्टन्स के बारे में पता है, और कुछ चीजें इन
केचुआ वगैरह के बारे में पता है, जो नॉर्मल आपके सामान्य जीवन में होता है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अगर देखो जू प्लैंक्टन से क्लियर हो पाता तो देखते हैं होता है या नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जेलीफिश किसके अंदर आता है, जू प्लैंक्टन में आता है। कोपेपोड्स उसके अंदर आता है। फोरामिनीफोरा पढ़ा था, क्रिल पढ़ा था, तो वो सब इसके अंदर थे। तो अगर मैं इसमें से सिर्फ इतना ही पता हो कि जेलीफिश नहीं है तो जू प्लैंक्टन में है, तो 2 नंबर को अगर मैं हटा दूं तो 2 नंबर इसमें था गया, 2 नंबर इसमें है, ये भी नहीं होगा, 2 नंबर इसमें है, ये भी नहीं होगा, बचेगा क्या, 1, 3 और 5। आपको थोड़ा सा नॉलेज से भी कई बार क्वेश्चन काफी आपको मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ऑप्शन कई बार सरल होते हैं, आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। तो मैंने यहां 2 का पता था और मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को निकाल लिया। ठीक है, लेकिन इसको मैं समझाता हूं कि ये है क्या, कि डेट्रिटस या डेट्रीवोरस इनमें से कौन है। डेट्रिटस फूड चेन का ये पार्ट है, अपरदी खाद्य श्रृंखला। देखो 2 तरह की खाद्य श्रृंखला होती है। एक खाद्य श्रृंखला ऐसी होती है जो जीवित पादपों से प्रारंभ होती है, जैसे ग्रासेस से, प्लांट से, इनसे शुरू होती है, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं। और दूसरी एक इस तरह की खाद्य श्रृंखला होती है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे गिरी हुई पत्तियां गिर जाएं। सही है, तो 2 तरह की खाद्य श्रृंखला होती है, ग्रेजिंग फूड चेन होती है और दूसरी कौन सी होती है, अपरदी खाद्य डेट्रिटस। समझ में आया। और वो किससे शुरू होती है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो जो मृत कार्बनिक पदार्थों को खाएंगे वो कौन हो जाएंगे, प्राइमरी। सही है, जैसे केचुआ, केचुआ आपने देखा होगा मिट्टी में रहता है, तो वो क्या करता है, इसी पे निर्भर होता है। इसके बाद आपने ये वुड लाइस देखा होगा, वुड लाइस क्या होता है, दीमक। दीमक किस पर निर्भर होता है, लकड़ी खाता है या नहीं खाता, तो वो जीवित कार्बनिक पदार्थ है या मृत है, मृत पे भी है। तो अगर मैं ये 5 नंबर को ले लूं, तो 5 नंबर लिया तो ये 3 में 5 नंबर है। अगर इससे भी सॉल्व करें तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, केचुआ। तो 1 और 5 किस किस में, देखो 1 और 5 इसमें भी है और इसमें भी है। इट मीन्स अगर मैं यहां से लगाता तो मुझे ये 5 नंबर इसमें नहीं है तो ये भी हो गया। ठीक है, इसमें 1 नंबर नहीं है तो ये भी हो गया। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, एक ये और एक। सही है, अब आपको क्या देखना है कि हॉर्स और मिलीपेड्स। मिलीपेड्स का मतलब जिनके बहुत सारे पांव होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कीड़ों के टाइप होते हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं ये भी एक तरह के, रेंगने वाले होते हैं कीड़े, बहुत सारे आपने देखे होंगे, उनके बहुत सारे पैड होते हैं, तो वो किसमें आते हैं, मिलीपेड्स में आते हैं। तो ये 3 इसके ऑप्शन है, केंचुआ, मिलीपेड्स और वुड लाइस। सी हॉर्स है और जेलीफिश है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही कार्निवोरस है। डन है, कोई दिक्कत इसमें। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नॉलेज इसमें होना चाहिए। तो कह रहे कभी भी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको इसीलिए कह रहे हैं सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। किस चीज से क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको भी आइडिया नहीं है वहां पर। यहां पर कोई सीधा सीधा आप पढ़ के नहीं आते हो कि कौन कौन सा किस किस में शामिल है, लेकिन लॉजिक लगाओगे, 1-2 यहां से निकला, जैसे केचुए के बारे में आपको पता हो, वुड लाइस के बारे में पता हो, और उधर से आपको जेलीफिश के बारे में पता हो गया सॉल्व। जरूरी नहीं है कि आपको मिलीपेड्स के बारे में पता हो, सी हॉर्स के बारे में पता हो, जरूरी नहीं है कि पांचों ऑप्शन आपको आते हों। डन है। अब देखो इसको मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये रही फूड चेन जो मैं अपरदी खाद्य श्रृंखला कह रहा था। तो यहां पर देखो मृत पत्तियां हैं और इनको कौन खा रहा है, फ्लाउस, दीमक, और इसको आगे फिर क्या कर जाएगा, एक पक्षी खा जाएगा। तो लेकिन ये प्रारंभ कहां से हुई, मृत कार्बनिक पदार्थ, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, हाँ या ना। इसके बाद देखो यहां पर भी कोई क्या है, इसी तरह का मृत कार्बनिक पदार्थ है, इसको इस केचुए ने खाया और फिर इसको आगे किसी और जीव ने खा लिया। है, ये भी किससे शुरू होती है, तो ये एक ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू, और दूसरी कौन सी होगी, ग्रेजिंग, जो जीवित प्लांट से या ग्रासेस वगैरह से शुरू। डन है। अब देखो इसमें देखो ये रहा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब मांसाहारी या शाकाहारी, प्राइमरी देखो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, पौधे होते हैं जो उत्पादन करते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर जो शाकाहारी होंगे, जो सबसे पहले होंगे। देखा था ना हमने फूड चेन में, तो देखो यहां पर हमने देखा था, ये रहा ना, ये कौन है, प्रोड्यूसर, और ये कौन है, प्राइमरी। और तो ये कौन होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। अब इसमें देखो इनमें से कौन कौन से क्या है,
प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी है। इनमें सबसे पहला तो दिख ही रहा होगा, चींटियां, हिरण, लोमड़ी, बाघ। इनमें से हिरण तो आपको दिख ही जाएगा। चलो हिरण तो हो गया, तो दो तो ऑप्शन में होना ही चाहिए। तो दो सभी ऑप्शन में है, देखो सभी में दो है। लेकिन बाघ बाघ और लोमड़ी ये दोनों मांसाहारी होते हैं, तो ये मांसाहारी है, तो 3 और 4 तो नहीं होगा। 3 और 4 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें ऑप्शन क्या होगा, एक एंड एक के बारे में पता था, इनके बारे में पता था। इसके बारे में, चींटियों के बारे में जरूरी नहीं है कि आपको आइडिया हो कि शाकाहारी है या मांसाहारी है, लेकिन अब पता लग गया कि क्या है। ठीक है, तो उनको भी शाकाहारी के रूप में भी ये काम करती है। डन है, कोई दिक्कत? देखो ऑप्शन से निकला या नहीं निकला। चलूं आगे। इसके बाद देखो, समुद्री पर्यावरण में मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादक हैं। कौन होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर? फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री शैवाल, समुद्री एंजियोस्पर्म, जलीय ब्रायोफाइटा। कौन? फाइटोप्लैंक्टन। ये हमने पूरा अभी देखा था ओशन फूड चेन में शुरू में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखो, इको बॉडी में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, मतलब किसी इको बॉडी मतलब इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? तो सिस्टम में सन ही तो होगा। देखो इनको तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर देखो, कोई इकोसिस्टम है, इसमें प्राथमिक ऊर्जा का सोर्स कौन है? सूर्य। सूर्य क्या करता है? ये जो प्लांट्स हैं इनको ऊर्जा देता है, और ये जो प्लांट है ये सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। C6H12O6 केमिकल एनर्जी है, या क्या करें, अपने उसको अपने फूड के रूप में वो स्टोर करते हैं, और फिर वो खाद्य ऊर्जा आगे ट्रांसफर होती। तो ये प्लांट है वो क्या कर रहे हैं? सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में या खाद्य ऊर्जा में। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? और इसके बाद ये खाद्य ऊर्जा यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है। ये कहीं से थोड़ी बना रहे हैं। इनको खाया किसने? इसने। तो यहां से बायोमास ट्रांसफर हुआ इसे, इसको खाया इसने, तो बायोमास यहां से यहां ट्रांसफर हुआ। इसको यहां से है तो ये इसने इसका यूज किया, तो इसमें ट्रांसफर हो गई एनर्जी। एनर्जी शुरू कहां से हुई थी? तो अल्टीमेट सोर्स कौन है? अगर ये कहे मैं तो तुम्हें भोजन उपलब्ध कराता हूं, अगर ये कहे मैं तुम्हें भोजन उपलब्ध करता, ये कहेगा तुम नहीं मुझे उपलब्ध करा रहे, ये करा रहा है। और ये कहेगा नहीं नहीं मैं भी नहीं करा रहा, कौन करा रहा है? और ग्लास क्या कहेगा? मैं नहीं, कौन? सन एनर्जी यहां से यहां आई, जो केमिकल एनर्जी में स्टोर हुई C6H12O6, और फिर वो आगे पूरी की पूरी फूड चेन में क्या करती है? फ्लो करती रहती है। तो समुद्र सॉरी कह रहा, इको बॉडी में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? विकिरण द्वारा उत्सर्जित, किण्वन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा नहीं, संरक्षित वनस्पति चिन्ह नहीं। ठीक है, इसके बाद सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा मेन सोर्स है। डन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सौर ऊर्जा वाला। इसके बाद देखो, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, मनुष्य का कौन सा स्थान है? देखो पहला, केवल प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी है, हाँ है। केवल द्वितीय उपभोक्ता दूसरा आया, तो द्वितीय उपभोक्ता हो सकता है, क्योंकि ये मांसाहारी भी तो है। और फिर लिखा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है, हाँ तो दोनों है। ये बात सही है कि इसने सही क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, ये वाला। भाई ये क्या हो सकता था? प्राथमिक उत्पादक तो है ही नहीं, उत्पादक तो है ही नहीं। उत्पादक कौन होते हैं? प्लांट्स। ये तो खत्म ही हो गया। अब बचता कौन सा है? प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। तो ये दोनों ही होता है, तो दोनों का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? ये कोई टफ क्वेश्चन है नहीं है। अब ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है, स्थलीय घास पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों की खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है। मतलब ये पूछ रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहां पर फूड चेन में घटकों का सही क्रम क्या है, कौन किसको खा रहा है, एक तरह से ये हो। देखो यहां पर कौन होगा? सबसे पहले घास, सबसे पहले कहां से शुरू होती है? घास से। इसके बाद इसको कौन खाएगा? अभी पढ़ा हमने, टिड्डा। उसको कौन खाएगा? मेंढक। और मेंढक को कौन खाएगा? सांप। पहले ऑप्शन ही क्लियर हो गया, आगे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। लग इजी रहा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ये। देखो इसमें, एक बार पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने के बाद निम्नलिखित में से किस जीव में डीडीटी की उच्चतम सांद्रता प्रदर्शित होने की संभावना है? ये क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन से, और फूड चेन दोनों को जोड़ दिया है उसने। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है?
कि जो पॉल्यूटेंट हैं किसी जीव में अगर एकत्रित हो गए तो धीरे धीरे वो उत्तरोत्तर खाद्य श्रृंखलाओं में पहुंचते जाते हैं और उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। कि मान लो कि यहां पर मान लो कि एक मैराइन इकोसिस्टम है या यूं को ओशियानिक इकोसिस्टम है, तो वहां पर अगर पोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले वो किस में जाएगा? फाइटोप्लैंक्टन्स में। पादप प्लवक उनको खाएंगे, जूप्लैंक्टन फिर खाएंगी, स्मॉल फिश फिर खाएंगी, लार्ज फिश, और उससे ऊपर हो सकता है कि मानव हो। तो जो पॉल्यूटेंट फाइटोप्लैंक्टन में आए थे उनमें उसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन जब उसको किसने खाया? स्मॉल फिश ने खाया, तो उसने बहुत सारे प्लैंक्टन्स को खाया। बहुत सारे जो स्मॉल फिश होगी बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को खाएगी, उसके अंदर उसकी मात्रा बढ़ गई। और उससे जो बड़ी फिश होगी उसने बहुत सारी छोटी मछलियों को खाया होगा, उसके अंदर उससे भी ज्यादा सांद्रता बढ़ गई, और उससे ऊपर वाले में और भी ज्यादा सांद्रता बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन हो रहा है। प्रदूषकों का लगातार ऊपर के स्तरों में उनकी सांद्रता बढ़ती जा रही है। तो ये क्वेश्चन था, लेकिन उसने इसको देखो क्या जोड़ दिया, उसने पोषक स्तर नहीं पूछे हैं, उसने क्या पूछा है? उसने जीवों का सीक्वेंस पूछ लिया कि फूड चेन में कहां जाना है। डन है। तो अगर देखो यहां पर सबसे पहले लिखा है टिड्डा, फिर लिखा है टोड, फिर लिखा है सांप, और फिर लिखा है मवेशी। यहां पर देखें तो ग्रास ऊपर, फिर टोड, फिर स्नेक, और फिर कैटल। तो अगर यहां पर बात करें तो हमने फूड बायोमैग्निफिकेशन की बात क्या की थी कि वो क्या करेगा कि सबसे नीचे का जो ट्रॉफिक लेवल है ये 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, और ये यहां से जहां जाओगे तो उनकी सांद्रता बढ़ती चली, मतलब जो यहां पर होगा उसमें सांद्रता की मात्रा ज्यादा होगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो यहां पर, तो यहां पर टिड्डा कहां पर आता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले मान लो क्या था? ग्रास थी, ग्रास के बाद कौन आएगा? इसके ऊपर कौन आएगा इसको खाने वाला? टोड या मेंढक भी लिख सकते हैं, टोड हो गया। और इसको खाने वाला कौन होगा? स्नेक। तो यहां से मान लो कि यहां पर कोई पॉल्यूटेंट आया, डीडीटी आया, तो डीडीटी मान लो यहां हुआ या यहां हुआ, तो यहां से क्या पहुंचेगा? यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से, तो यहां से यहां जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा सांद्रता किसमें होगी? स्नेक में। अब बात कर लेते हैं कैटल की। कैटल कहां आएगा? कैटल तो इसी श्रेणी पर आ गया ना, यहां पर है। तो अगर ये यहां पर है तो यहां से यहां सांद्रता की मात्रा इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी किसमें होगी? स्नेक में। समझ में आ रहा है? तो बायोमैग्निफिकेशन का क्वेश्चन को उसने किससे लिंक कर दिया? फूड चेन से। दो कंसेप्ट को एक साथ जोड़ के उसने ये क्वेश्चन बनाया। तो किसमें आएगा? ऑप्शन क्या होगा? डन। के बाद देखो इनमें से कौन सा मानव जनित बायोम का उदाहरण है, कौन सा है जो आर्टिफिशियल है? देखो कौन सा होगा? फ्रेश वाटर, घास का मैदान, वर्षा भूमि, और ये फसल भूमि, क्रॉप लैंड। ये तो बिल्कुल ही क्या है? इजी क्वेश्चन है। लेकिन ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चन भी होने चाहिए, कुछ टफ भी होने। आगे देखो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? 2015 में आया। पर्वत सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र ओशन होता है, क्योंकि उसमें जल्दी की फ्लक्चुएशन नहीं होता। कि क्या है? पानी है। पानी का ना तो तापमान बहुत जल्दी से बढ़ता है, ना तापमान जल्दी से कम होता है। उसमें हमेशा मिक्सिंग होती रहती है, तो लवणता भी चेंज नहीं होती है ना? उसकी सैलिनिटी भी चेंज नहीं होती है जल्दी, उसके टेम्परेचर में भी जल्दी की चेंज नहीं होगा। तो वो बहुत ही धीमे धीमे अगर कोई परिवर्तन होता है तो धीमे धीमे चेंज होता है, इसलिए वो स्टेबल रहता है। लेकिन यहां पर तो तुरंत से क्या हो जाता है? परिवर्तन। के बाद अजैविक घटक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अजैविक घटक में आएगा, तो बायोटिक में आ गया, डिकम्पोजर में आ गया। फिर हरे पौधे ये पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। और फिर लिखा वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, इन दोनों का क्या लिंक? तो ये हरे पौधे जो है वो किसका पार्ट है? इकोसिस्टम का। ग्रीन प्लांट है वो किसका पार्ट है? इकोसिस्टम यहीं से शुरू होते हैं ज्यादातर। डन है। तो इसके अंदर आ जाएगा इकोसिस्टम में हरे। और कौन से फैक्टर में आएंगे? बायोटिक में या एबायोटिक में? बायोटिक में। इकोसिस्टम क्या होता है बताओ? इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक घटकों का एक तंत्र होता है जो परस्पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते है ना। सिस्टम जो होता है, सिस्टम की परिभाषा क्या होती है? जिसके बहुत सारे कंपोनेंट हो। इकोसिस्टम के भी तो क्या है? दो मेजर कंपोनेंट, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक, और दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इको। तो अब यहां पर देखें तो कौन सा होगा? हरे पौधे इकोसिस्टम के बायोटिक घटक होंगे ही,
तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो गया। डन। के बाद देखें, ये फिर से आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे स्टेबल कौन सा होगा? अभी हम चर्चा करके हटे हैं, कौन सा होगा? महासागर, क्योंकि जल्दी की इसमें परिवर्तन नहीं, चेंजेस नहीं होते हैं। डन है। ये तो पिछले क्वेश्चन से हमारा सही होगा। फिर देखो, फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ 2018 में, 2013 में या फिर 2018 में यूपीपी, तो रिपीट हो रहा है बार बार, तो कौन सा होगा इसमें भी? महासागर की सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? फिर देखो, अब ये सहजीवी संबंधों पे आ गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से जीव आपस में इंटरेक्शन करते हैं, संबंधों को क्या नाम देते हैं, कौन कौन से जीवों के बीच में कौन कौन सा संबंध पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन भी यूपीएससी के क्या है, काफी फेवरेट हैं, तो वो क्वेश्चन यहां से लेता। तो हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को मिला के इन क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। डन है। तो ये दूसरी क्लास हो गई है हमारी, अब तीसरी क्लास में आगे बढ़े। और जिनको इन कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है वो जाके जो एनवायरनमेंट की जो सीरीज मैंने शुरू की है पहली क्लास, जाके वो देखें, इकोसिस्टम क्या है, उसका बेसिक जो है उस क्लास में क्या हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।